राना ताहिर नदीम, अबू जिहादी, साजिद जिहादी, शाहबाज खान, मुदाशिर शाहबाज, सकलैन, अबू हिजरात, यानी कि गाजी बाबा। ये सब गाजी बाबा के अलग अलग नाम हैं। ये सब उसके फेक नेम हैं। हाँ। छद्म नाम जिसको बोलते हैं, कोड नेम। ये सारे नाम वो लोग अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिल्म से पहले कुछ और छवि थी आपके दिमाग में इमरान हाशमी की? मैं बहुत ज़्यादा तो फिल्म नहीं देखता था, लेकिन जो जनरल जिसको कह सकते हैं कहा सुना, इमरान हाशमी ने उस दिन ट्रेलर के दिन बोला था सर कि बिल्ला नंबर 786 की चर्चा होती है कुली में, तो जनरली ये सब चीज़ें फिल्मी लगती हैं, बट ये एक्चुअली हुआ मेरे साथ कि मेडल का पूरा पार्ट क्रश कर गया। वो मेरे घर में अभी रखा है सोवेनिर के तौर पे, और उसने जो एक बड़ा वाइटल एरिया है बॉडी का, उसमें गोली को जाने से रोका। गाजी बाबा ने इस केस में हिम्मत ज़्यादा कर ली थी, मेरा ही मानना था। थोड़ा इससे कम हिम्मत रखता तो शायद वो भी और कुछ दिन परेशान करता हमको। तो उसका भी एबव द बोर्ड जाना हमारे लिए बड़ा अच्छा रहा। और 28 को जो हमने पाकिस्तानी एलाइव पकड़ा, उसकी निशानदेही पे तो जो 28 के रात को रिकवरी हुई, वो तो कभी देखा नहीं था हमने लाइव। दृढ़ता हो लौह पुरुष जैसा, कुछ भगत सिंह सी मस्ती हो, नेताजी जैसा औंज मिले, आजाद के जैसी हस्ती हो, उधम उधम दिल बिस्मिल, उधम उधम दिल बिस्मिल, मंगल पांडे सा ताव मिले, हे ईश्वर दोबारा जन्म दो तो भारत माँ की छांव मिले। इस भारत माँ की छांव के लिए हमें कई पापड़ बेलने पड़ते, कई पुण्य कमाने पड़ते हैं, और कई जन्मों के बाद ये छांव, इस देश की मिट्टी नसीब हो पाती है। और हम चैन की नींद इस भारत माँ की छांव में तब ले पाते हैं जब जवान उस सरहद पर हर रोज हर रात निगरानी कर हमारी रक्षा करते हैं। और उन जवानों की कई कहानियां वहीं उस इलाके में, कश्मीर के उस सरहद पर वहीं तक सीमित रह जाती है। लेकिन सिनेमा एक जरिया है जिससे वो कहानी हर घर तक, हर मोबाइल फोन तक, हर बच्चे के कानों तक पहुंच पाती है। और एक ऐसी ही कहानी अब हमारे सामने सिनेमा के जरिए आने वाली है। कहानी का नाम ग्राउंड जीरो, और उसका नेतृत्व जिन्होंने असल दुनिया में किया है, नरेंद्र नाथ दुबे। हमारा सौभाग्य उनसे आज हम मुखातिब हो पा रहे हैं। द गैलेंट्री अवार्ड विनर, कीर्ति चक्र, जिन्हें बहुत शिद्दत के साथ खुद APJ अब्दुल कलाम सर ने दिया, और हमारी खुशनसीबी कि आज हम उनसे मुखातिब हो रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। कैसे? बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में भी कहा कि हम चैन की नींद तब ले पाते हैं जब सरहद पर जवान जो है हमारी रक्षा करते हैं। फिल्म आ रही है ग्राउंड जीरो, आपके ऊपर बेस्ड है। इमरान हाशमी, उनकी एक अलग छवि जो है लोगों के सामने रही है। जब आप उनसे मुखातिब हुए, जब आपको पता लगा कि ऐसी एक फिल्म लाने की चेष्टा दिखा रहे हैं और आपका किरदार जो है इमरान हाशमी सर निभाएंगे, तो आपके दिमाग में आया कि ये कैसे होगा? एक्चुअली हमें पहले कैसे प्रोडक्शन हाउस, मीडिया हाउस किस तरह से कास्ट डिसाइड करता है, या टोटल गैम्बिट क्या है, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं थी। और अब भी हम लोगों के पास उतनी उसकी नॉलेज नहीं होती है। लेकिन 27 अगस्त 2021 को जब ये फिल्म बननी शुरू हुई, आई थिंक 27 अगस्त उसकी सालगिरह भी है इस इनकाउंटर की, है तो 29/30 अगस्त, लेकिन ऑपरेशन तो 27 से शुरू हो गया था, जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने कदम रखा था श्रीनगर में। तो मुझे लगा कि शायद इन्होंने एक डिज़ाइन तरीके से उसी तारीख को ही कैमरा रोल रखा है श्रीनगर में। तो मैं जब बुलाया गया एक इंट्रोडक्टरी सेशन के लिए, तो इमरान हाशमी से मैं पहली बार मिला लाइफ में। तो मिला कहाँ कि वहाँ एक फायरिंग रेंज है, शूटिंग रेंज है BSF की। तो मैं जब गया तो देखा कि हेलमेट पहन के और फटीग ड्रेस में ही वॉज प्रैक्टिसिंग टू बिकम अ गुड शॉट। तो मुझे लगा इनको क्या इस बात की ज़रूरत होगी। तो जब डिटेल में डिस्कशन हुआ तो उन्होंने बोला, सर हम यहाँ प्रॉपर ट्रेनिंग कर रहे हैं, यानी हम एक BSF के जवान के किरदार को जस्टिफाई कर सकें। क्योंकि जब आप यूनिफॉर्म पहनते हैं, आपके पास एक हथियार होता है, आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ऐसी सिचुएशन में आपका कंडक्ट, आपका जो एक्शन है, रिएक्शन है,
बॉडी लैंग्वेज है, आपका अपीयरेंस है, वो सब एक प्रोफेशनल देखना चाहिए। तो जब मुझे लगा कि ये इस किरदार को निभाने के लिए मतलब इतनी ट्रेनिंग ले रहे हैं, खुद को तैयार कर रहे हैं, तब मुझे इस बात का भरोसा हुआ कि आई थिंक ही इज सीरियस इन हिज रोल। और जो मैं थोड़ा बहुत देख पाया इस फिल्म को, उस हिसाब से लगता है कि अच्छी बनाई होगी इन्होंने। फिल्म से पहले कुछ और छवि थी आपके दिमाग में इमरान हाशमी की? मैं बहुत ज्यादा तो फिल्म नहीं देखता था, लेकिन जो जनरल जिसको कह सकते हैं कहा सुना से ये था कि इस टाइप की मूवी शायद ये नहीं बनाते हैं, नहीं बनाए हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि जब ये शुरुआत के समय में उनका पूरा स्ट्रक्चर देखा, प्रिपरेशन देखी, और ये लगा कि नहीं, ये तो अपने आप को वही किरदार निभाने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग ले रहे हैं। ट्रेनिंग में काफी मशक्कत लगती है, तो लगा कि नहीं, दिस कैरेक्टर इज सीरियस टू टेक ऑन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू दैट लेवल विच इज रिक्वायर्ड फॉर द फिल्म। सर, एक दिमाग में एक और जो कोइंसिडेंस बैठता है कि आपने जो गाजी बाबा, जो पार्लियामेंट्री अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल था, जो टेररिस्ट, उसका जब एनकाउंटर किया वो 2003 में किया। इमरान हाशमी जो एक्टर हैं, उन्होंने जो डेब्यू किया है वो फुटपाथ मूवी से किया, और वो भी 2003 में ही। वो तो बड़ा इत्तेफाक की बात है, बड़ी इत्तेफाक की बात है। या फिर आपने पूछा डायरेक्टर से कि ये जो क्राइटेरिया था ये आपने रखा? मैं बेसिकली ये जो आप इनपुट दे रहे हैं बड़ा इंटरेस्टिंग इनपुट है। हाँ। क्योंकि मुझे दो ही चीज कॉमनैलिटी नजर आई थी, एक तो मार्च का महीना, हाँ। तो एक कॉमनैलिटी ये नजर आई थी कि इमरान हाशमी ने जब मेरे नेम प्लेट और यूनिफॉर्म को पहना किरदार के रूप में, तो मेरा बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। तो हमारे में हम लोगों के सिस्टम में ये है कि नेम प्लेट के साथ हो आपका ब्लड ग्रुप इंस्क्राइब्ड होता है, कि कभी आपको क्रिटिकल सिचुएशन में से जरूरत पड़े तो बिना पूछे, क्योंकि हो सकता है आप इतनी क्रिटिकली इंजर्ड हो कि आप अपना ब्लड ग्रुप बताने की हालत में ना हो, तो वो पढ़ के आपको मेडिकल एड देने में सहूलियत हो। तो इमरान हाशमी ने बोला कि मेरा भी ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, मेरा भी ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है। दूसरी कॉमनैलिटी ये मिली कि हम बर्थडे शेयर करते हैं मार्च, एग्जैक्टली डेट तो नहीं है। तो ये बात उन्होंने ही कही मुझसे कि सर ये दो चीज कॉमन है। तो मैंने सोचा कि अगर जन्म चक्र और ये अंक सही है तो ये भी मार्च के हैं, और दूसरा अगर आप ब्लड ग्रुप करिए, जिसको कि मतलब एक इसका बहुत बड़ा रोल है जेनेटिक, जो भी शरीर में ब्लड ग्रुप का, तो ये मैंने कहा ये दो कंपोनेंट तो मिलते हैं। और तीसरा तो मैंने कहा बाकी ये आदमी अपने आप को इतना प्रिपेयर कर रहा है टू टेक अप टू डू द जस्टिफिकेशन टू द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मुझे यकीन हुआ कि प्रॉब्ली ये अच्छा रोल है, करेंगे ये, इसका कोई, क्योंकि कलाकार तो बहुत बार रोल चुनता नहीं है, मुझे जो समझ में आता है, इसीलिए तो कलाकार है वो रोल कई बार उसे बाय डिफॉल्ट मिलता है। तो हो सकता है उन्होंने पहले की जो फिल्में की हों वो उस श्रेणी में आती हों, कई बार ये बाई चॉइस नहीं होता है। सर, लेकिन एक और सवाल जो खटा, आपने मूवी देख ली? हाँ, मूवी मैंने ऑफलाइन देखी एक बार। इसको क्या सच्चाई से कितना मेल खाती है मूवी? देखिए, पहले जो शुरू में फिल्म बननी शुरू हुई तो हमको भी इस बात का बहुत ज्ञान नहीं था। हमें लगता था कि जो चीज एग्जैक्टली हुई है या जो घटनाक्रम हुआ है, शायद फिल्म एग्जैक्टली वही चीज को रेप्लिकेट करती हो। लेकिन कई रिपीटेड डिस्कशंस हुए, कुछ चीजें इसमें थीमेटिक चेंजेस भी थे जो कि उन्होंने अनौपचारिक रूप से हमसे डिस्कशन भी किया। तो उन्होंने कहा सर हमारा प्रयास होगा, हमारी कोशिश होगी कि हम इस फिल्म को एज ऑथेंटिक एज पॉसिबल बनाएं, लेकिन हमें थोड़ी सिनेमाटोग्राफिक फ्रीडम भी रिक्वायरमेंट है हमारी, बिकॉज आफ्टर ऑल इट्स ए कमर्शियल प्रोडक्शन। तो हमको उस एंगल का भी, व्यूवरशिप के एंगल का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो उस हिसाब से ही उन्होंने कुछ चीजें उसको किया होगा, बट जनरली द फिल्म इज वेरी क्लोज टू रियलिटी व्हाट हैज हैपेंड। यस, वेरी क्लोज। सर, गाजी बाबा का जो पूरा एनकाउंटर का, उस पर मैं आना चाहूंगा। पार्लियामेंट्री अटैक हुआ, उससे इंटेल मिली आपको, या फिर किस तरह से वो पूरा का पूरा था? क्योंकि क्या सरकार का भी उसमें योगदान था, ये मैं जानना चाहता हूँ डिटेल में आपसे। एक्चुअली ये फिल्म बननी संभव ही नहीं होती अगर सरकार का इसमें अप्रूवल नहीं होता। अटल बिहारी वाजपेयी तब प्रधानमंत्री। हाँ, जब घटना हुई, ये भी एक बड़ी संयोग की बात है कि जब भारतीय संसद पर डे लाइट में अटैक हुआ, मतलब 5 सुसाइडर्स जबकि पार्लियामेंट सेशन में है, दिन दहाड़े दिल्ली के हार्ट में एक इंडियन डेमोक्रेसी पे एक सुसाइड अटैक करते हैं,
ये बहुत बड़ी बात थी, बहुत ज्यादा। और ये घटना शायद उस समय विश्व की इकलौती घटना थी। बाद में कुछ और कंट्रीज में भी अटैक हुए हैं, लेकिन ये पार्लियामेंट पर अटैक किए तो शायद ये पहली घटना थी। अब सवाल है कि कुछ समय पहले ही हमने IC-814 के हाईजैकिंग में एक बड़ा खराब एक्सपीरियंस झेला था, तो उस नज़रिए से मैं अगर कनेक्ट करूं तो पार्लियामेंट अटैक एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। ये अलग बात है कि जो तैनात जवानों की वजह से और जो सिक्योरिटी पर्सनल की वजह से वो अटैक सक्सेसफुल नहीं हुआ, बट एक बहुत बड़ा मुद्दा एक्सपोज हुआ कि देखिए हमारी सिक्योरिटी में ऐसा हो सकता है। तो वो अटैक जो था ना, वो अटैक गाजी बाबा का एक बड़ा ही लैंडमार्क सक्सेस माना जाएगा, क्योंकि इस अटैक के बाद वो बहुत बड़ा एक अपने आप को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने को बहुत ऊपर प्लेस कर लिया था कि साहब हम ये कर सकते हैं, दिस इज आवर स्ट्रेंथ, ये हमारी एडासिटी है। तो पार्लियामेंट अटैक के बाद वो एक बड़ा बहुत बड़े लेवल का टेररिस्ट माना जाने लगा और उसको जिंदा पकड़ने या मारने के लिए सारी एजेंसीज लगी हुई थी। और 2001 में भी देखा जाए तो एनडीए सरकार थी और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ही प्रधानमंत्री थे। 2003 में 17 महीने के बाद जब इसके मेन कॉन्स्पिरेटर को मारा बीएसएफ ने, जिसके नेतृत्व का मौका हमको मिला, उस समय भी माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ही प्रधानमंत्री थे। और 2019 में जब इस पे फिल्म बनाने का फैसला लिया गया तो ये भारत सरकार गृह मंत्रालय के अनुमति के बाद बना, उनके लिखित अप्रूवल के बाद बना, तब भी ये सरकार थी। यानी इसको कहीं न कहीं संसद पे हमले का जो दंश है वो एक कसक तो मन में थी कि ये एक बड़ा भारी काम एकम्प्लिश हुआ। इन्हीं के रिजीम में इंडिया के ओसामा बिन लादेन को मारा गया। और उस समय तक देखिए कि 9/11 का जो मुख्य साजिश करता था वो मारा नहीं गया था। 9/11 का जो मेन कॉन्स्पिरेटर था ओसामा बिन लादेन, ही वाज स्टिल एस्केपिंग, और वो ऑलमोस्ट आई थिंक 2006 में मारा गया पाकिस्तान में। तो उसको भी मारने के लिए अमेरिका को 6-7 साल लगे, लेकिन हमारे पार्लियामेंट पर अटैक करने वाले को मारने में हमको 17 महीने लगे। तो ये फिल्म अप्रूवल से ही बनी है, इसीलिए इसके बनने में बहुत बड़ा सहयोग है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का, बहुत बड़ा सहयोग है JNK पुलिस का, आर्मी का, जम्मू कश्मीर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का, जिन्होंने इतना सेफ और स्मूथ प्लेटफॉर्म दिया इन प्रोड्यूसर्स को कि जो इतना बढ़िया फिल्में बना सके। सर, गाजी बाबा से जब आप मुखातिब हुए कि देखा कि ये है गाजी बाबा, वो मंजर क्या था एग्जैक्टली, सिनेरियो कैसे बैठा पूरा का पूरा? देखिए, जो एक तो गाजी बाबा की आज के टाइम की टेक्नोलॉजी नहीं थी उस समय 2001, 2002, 2003 में गाजी बाबा का कोई भी क्लियर फोटो नहीं था किसी के पास। यानी एक वांटेड टेररिस्ट का कोई फोटोग्राफी नहीं था। और पकड़े कैसे बताइए अब उस जमाने में, क्योंकि तब क्या होता था कि फोटो के लिए गाजी बाबा कभी भी पब्लिक अपीयरेंस में नहीं था। हाँ, उसने 2001 में विंटर्स में जी न्यूज को एक इंटरव्यू दिया था कैमरा के सामने। उस इंटरव्यू में उसने नकाब लगा लिया था इंटरव्यू के समय, तो उसका एक कट का निशान फेस के ऊपर था जो कि कैमरामैन और इंटरव्यूअर ने देखा था। इसके अलावा जो भी उसकी कंप्यूटर स्केच सर्कुलेट हुई थी वो अफजल गुरु के इंट्रोगेशन की रिपोर्ट पे सर्कुलेट हुई थी, क्योंकि अफजल गुरु उसका एक लिंक मैन था, उसका फुट सोल्जर था, उसका एक काफी इंपॉर्टेंट कंड्यूट था। तो उसके बयानात से जो एक कंप्यूटर स्केच बना वही सबको सर्कुलेट था। वो कंप्यूटर स्केच से उसको पकड़ना या मारना वो आसान नहीं था, क्योंकि वो ऐसे तो हाथ में आने वाला नहीं था। अब मंजर जो उस रात का ये हुआ कि एग्जैक्टली उसके फेस को तो हम देख नहीं पाए। उसका कारण ये था कि उस रूम की उसने बत्तियां बुझा दी थी। अच्छा। पहले जब हमने मकान को घेरा तो टॉप फ्लोर पे लाइट जली और लाइट कुछ सेकंड के बाद बुझ गई। तो हमारा डाउट बड़ा क्लियर हो गया कि या तो लाइट जलनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि मकान के लोगों को आइडिया ही नहीं लगा कि ये घेराबंदी हुई है, और जली तो बुझनी नहीं चाहिए, क्योंकि ठीक है सिक्योरिटी पर्सनल आके सर्च करेंगे, घर का तलाशी लेंगे तो लाइट जला के लोग रखते हैं। वो तो लाइट बुझ गई। लाइट बुझने के बाद नीचे के फ्लोर से लेके ऊपर तक सर्च करते हुए जाना, और टॉप फ्लोर पे पहुंचने के बाद ऑलमोस्ट वो कमरा इसी साइज का था जो साइज आपके स्टूडियो का है, यही साइज कमरा रहा होगा।
अच्छा। सारा इनकाउंटर इसी साइज के कमरे में हुआ, इससे शायद 2 फीट 3 फीट बड़ा रहा होगा। तो उसकी लाइट तो जली नहीं थी। फिर वॉल पे टटोल के हम लोगों ने कहीं स्विच, तब मोबाइल भी हाथ में नहीं होता था, तो टार्च वार्च कुछ था, तो स्विच से हमने ऑन किया तो पूरा कमरा जला और पूरे कमरे की लाइट ऑन हुई, तो कमरे में कुछ नहीं दिखा। अच्छा। कमरा पूरा लाइटेड था, कोई प्रॉपर्टी नहीं दिख रही थी, कोई कांगड़ी, कोई फेरन, कोई शाल, कोई ब्लैंकेट, कोई जूता, कोई चप्पल, कुछ नहीं था। कमरा एकदम वॉल टू वॉल कारपेट था बस। बट कमरे में एक वॉल पे काफी बड़े साइज का एक बड़ा अनयूजुअल बड़ा सा शीशा फिटेड था। तो उस शीशे के नीचे कुछ सामान रखने का एक प्लेट भी लगा था। अच्छा। और हमें उस शीशे के बाद यकीन हो गया कि हमारे और गाजी बाबा के बीच शायद कुछ फीट की दूरी है, क्योंकि उस शीशा एक रहस्य था और उस शीशे के पीछे उसने एक पैरेलल चैम्बर बना रखा था जिसके अंदर क्लोज सर्किट टीवी विद नाइट विजन डिवाइस फिटेड था, जिसका ज्ञान हमको बाद में हुआ। वो तो इनकाउंटर के बाद जब घर सर्च किया गया तो सीसीटीवी निकला, अंदर से मॉनिटर निकला उसका। इस तरह की टेक्नोलॉजी। वो क्या था कि उसने एक कारपेंटर को यूज किया था जो इस टाइप के चैम्बर बनाता था, और इस टाइप के चैम्बर तो थोड़ी सी सिविल इंजीनियरिंग से बन ही जाता है। तो उस बनने के बाद का भी रोल रहा है वो कारपेंटर का तो रोल रहा, वो अलग ही चैप्टर है। एक्चुअली कारपेंटर ही उसके कॉफिन का लास्ट नेल था, क्योंकि वो कारपेंटर अगर ना मिलता तो शायद हम उस घर तक नहीं पहुंच पाते। अच्छा। तो कारपेंटर प्रूव टू बी दी लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ गाजी बाबा। कारपेंटर बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है इसमें, जो हमें वहां तक ले गया। अदरवाइज तो गाजी बाबा तो इतना ज़्यादा सीक्रेसी में रहता था कि उसकी तलाश तो बहुत दिनों से थी, और उस एरिया में भी बहुत दफ़ा तलाशी हुई, सर्च हुआ। इवन उस घर के उस कमरे तक भी पहुंच करके आप उसे सीक्रेट चैम्बर को नहीं जान सकते थे जब तक आपको उसका डिज़ाइनर नहीं हाथ में आता। एंड वी आर लकी एनफ टू गेट द डिज़ाइनर। जो 72 घंटे के ऑपरेशन का जो फॉलोअप था, उस डिज़ाइनर तक हम पहुंचे, और डिज़ाइनर को हमने कारपेंटर को पकड़ा। कारपेंटर हमारे ऑपरेशन में हमारे साथ गया। अच्छा। उस घर को हमने शाम को ही देख लिया था रेकी करके, और नाइट में जब हम एंटर किए तो कारपेंटर साथ था। फिर कारपेंटर ने जब शीशे की तरफ इशारा किया तो हमें लग गया कि ये शीशा सिंपल शीशा नहीं है, ये शीशा हमारे और गाजी बाबा की बस 1 इंच की परत है। या तो उसको जिंदा रहना है, हमको जिंदा रहना, दो में से एक ही ऑप्शन था, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं था। सर 8 गोलियां लगी आपको जी। जब उनके साथ किस तरह उस पूरे इंसिडेंट से बाहर आया, क्योंकि आपका हाथ भी मैं देख सकता हूँ अभी। हाँ। ये मातृभूमि के लिए कुछ कर गुजार जाने की जो वो होती है ना इच्छा, और जैसा कि बीएसएफ का नारा भी रहता है, जीवन पर्यंत कर्तव्य, जी जी जी, ड्यूटी अनटू डेथ। हाँ, उसका परफेक्ट एग्जाम्पल आपकी ये पूरी कहानी लगती है मुझे। सो वो 8 गोलियां जब लग रही थी, और साथ में आपके जो साथ में ऑफिसर थे, उन्होंने आपके लिए गोली खाई, जहां तक जो पता लगता है। देखिए, एक बड़ा भारी मोटिवेशन हमारे सिर और आंखों पे था। एक ऐसी फोर्स है जिसमें शहीदों की ही तादाद 5000 से ज़्यादा है, और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स उन चुनिंदा ऑर्गेनाइजेशन में है जो कि दुनिया की सबसे बड़ी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ही ऐसी फोर्स है जिसका वार और पीस टाइम दोनों रोल है। और इस फोर्स का 1971 वार में एक्टिव फाइट करने का रिकॉर्ड है। तो ये सिंपली एक लॉ एंड ऑर्डर में तैनात होने वाली फोर्स नहीं है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक बड़ी प्रूवन रिकॉर्ड वाली फोर्स है। अब सवाल यह है कि विद ऑल हम्बलनेस मैं यही कहूँगा कि जिन उन तमाम शहीदों ने तमाम ऑपरेशन करते समय जो वापस नहीं आ पाए, वो उस ऑपरेशन के ही हिस्ट्री बन के रह गए। तो अगर उसको देखा जाए तो जिस सिचुएशन में हम लोग गाजी बाबा के इनकाउंटर में अंदर घुसे थे, हमारे पास कम बैक का कोई ऑप्शन नहीं था। हमारे पास यही ऑप्शन था कि जो सिचुएशन है, यू डू योर बेस्ट, 2 में 1 को तो मारा जाना है। तो उसके फर्स्ट बस से हमारे एक शहीद बलवीर सिंह को गोली लगी। बलवीर सिंह शहीद हो गया, हमारे गार्ड का लड़का। हमारा वही नुकसान हुआ जिसका कि हमें बहुत दुख है। बाकी जो था वो कॉन्सिक्वेंस था। गाजी बाबा को मारा, उसके सहयोगी को मारा, दोनों मारे गए। और जो गोलियां लगी, ये बड़ी अजीब भी बात है कि कितनी लगी इसकी काउंटिंग तो हमने अगले दिन की, क्योंकि हमें उस समय तो पता ही नहीं लगा कितनी लगी। हमको ये पता लगा कि मेरे दाहिने हाथ में गोली लग गई, क्योंकि दाहिना हाथ मेरा झूल गया था, लटक गया ये। तो जब ये हाथ लटक गया तो इसमें सेंसेशन लॉस हो गया।
बाकी बॉडी के पार्ट में कहाँ कहाँ लगी गोली, कितना वो फैटल था, इसकी नॉलेज हॉस्पिटल में जाने के बाद, और कुछ की नॉलेज अगले दिन एनेस्थीसिया से जब होश में वापस आए और बॉडी पे स्टिचेस देखे, वहाँ पट्टियाँ देखी, बैंडेजेस देखे, तो लगा अच्छा यहाँ भी लगा है, अच्छा दाहिने पैर में भी लगा है। फिर लेफ्ट चेस्ट के तरफ थोड़ी खिंचावट हुई, तो हमने कहा इस पे तो कुछ था नहीं। जब देखा तो वहाँ स्टिचेस लगे हुए, जो कि डायरेक्टर जनरल कमेंडेशन मेडल पे क्रश कर गया पूरा बस्ट, और उसने डिफ्लेक्ट किया, जिसपे कि इमरान हाशमी ने उस दिन ट्रेलर के दिन बोला था सर कि शुरू में ये आया तो लोग कहते थे कि ये कहानी फिल्मी से भी ज़्यादा फिल्मी है। वो इसी बात पे कह रहे थे कि जनरली बिल्ला नंबर 786 की चर्चा होती है कुली में, तो जनरली ये सब चीज़ें फिल्मी लगती हैं, बट ये एक्चुअली हुआ मेरे साथ कि मेडल का पूरा पार्ट क्रश कर गया। वो मेरे घर में अभी रखा है सौवेनीर के तौर पे, और उसने जो एक बड़ा वाइटल एरिया है बॉडी का, उसमें गोली को जाने से रोका। अदरवाइज तो एक गोली वहाँ सफिशिएंट थी ज़िंदगी को ख़त्म करने के लिए। तो आर्म पिट में फाड़ के गोली निकल गई, 3 शॉट निकल गए। तो वो पार्ट उन्होंने स्टिचेस कर रखे थे। तो मुझे अगले दिन पता लगा कि अच्छा यहाँ भी लगा है, अच्छा दाहिने पैर में भी लगा है। पेट का तो इसलिए नॉलेज हो गया कि डॉक्टर ने बॉडी का एग्जामिनेशन किया तो तुरंत बता दिया कि आपके ग्लूटल रीजन में गोली पड़ी हुई है, अंदर परफोरेशन हो रहा है, तो हमें ऑपरेट करना पड़ेगा। तो जब एनेस्थीसिया से वापस आए तो कंप्लीट स्टमक जो है स्टिच हो रखा था, तो उसकी नॉलेज तब हुई। बाकी सारे शॉट्स तो अगले दिन पता लगे। और ये कॉन्सिक्वेंस था कि उस इनकाउंटर में तो जान गंवानी थी या गोलियां लगनी थी, ये तो होना था, ये तय था। गाजी बाबा को आप जिंदा पकड़ना या मारना बिना कोई कीमत चुकता किए तो संभव नहीं लगता था, ऐसा मुझे लगता है इस ऑपरेशन में। राना ताहिर नदीम, अबू जिहादी, साजिद जिहादी, शाहबाज खान, मुदाशिर शाहबाज, सकलैन, अबू हिजरात, यानी कि गाजी बाबा, ये सब गाजी बाबा के अलग अलग नाम हैं। ये सब उसके फेक नेम हैं, हाँ। छद्म नाम जिसको बोलते हैं, कोड नेम। ये सारे नाम वो लोग अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग महीने, अलग अलग फेज में एक एक नाम का लाइफ टाइम होता है, जिससे जस्ट टू कंफ्यूज द सिक्योरिटी फोर्सेस कि अगर, क्योंकि उस समय कम्युनिकेशन का साधन सिर्फ वायरलेस सेट था, तो वायरलेस सेट पे जो कन्वर्सेशन होता था उसी को खाली हम लोग सुन पाते थे। तो वायरलेस सेट कन्वर्सेशन में कोड बदलते रहते थे टेररिस्ट, तो जिससे वो कंफ्यूज करते थे कि अच्छा ये अभी कोई नया आदमी आ गया। अच्छा, एक चीज है जो कभी नहीं बदल सकते थे वो, अब वो हमारी स्ट्रेंथ थी, वो आवाज नहीं बदल सकते थे। तो हमें वो भी कोडिंग करनी पड़ती थी कि यह आवाज अक्टूबर महीने में इसका कोड ये था, नवंबर में इसका कोड अभी ये हो गया है। और ये इंट्रोगेशन का मेन पार्ट था। जब एक लाइव टेररिस्ट को हम लोगों ने पकड़ा, जो कि गाजी बाबा का डिप्टी चीफ था, तो उसके इंट्रोगेशन में वो सही आइडेंटिटी हम तभी निकाल पाए जब हमने इस तरह के जो आपने बताए इन कोडिंग की हमने डिकोडिंग कर रखी थी। ये पूरा मुद्दा होमवर्क का था, किसने कितना अच्छा होमवर्क किया, किसने उनको ज्यादा पढ़ा, उसी को लीड थी। हाँ, ये है, मतलब टेररिस्ट क्लू तो छोड़ता है। जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई सोशल मीडिया नहीं था, कोई मोबाइल फोन नहीं था, किसी की फोटो तक नहीं ले सकते थे हम लोग, कोई ऐसा अपने पास इक्विपमेंट ही नहीं था। नहीं तो ये जितना ऑपरेशन हुआ इसकी कोई न कोई हमारे पास पूरे चेन की फोटो होती। सिर्फ फोटो है उस रात के रिकवरी की, जो 28 के रात को हमने रिकवरी करी डिप्टी चीफ से, वो फोटोग्राफ हमारे पास है। क्या क्या रिकवर हुआ उनके पास से? हुआ क्या कि 27 की रात को जब माननीय प्रधानमंत्री जी श्रीनगर में पहुंचे थे, उसी शाम को लाल चौक में ग्रीनवे होटल पे एक सुसाइड अटैक जैश ए मोहम्मद ने किया। गाजी बाबा ने एक अटैक कराया। वो अटैक का बेसिक पर्पज उसका ये था कि जिस दिन सदरे यानी चीफ ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, पॉलिटिकल चीफ, राष्ट्र के जो सबसे प्रमुख नेता हैं वो इस शहर में हैं, हम उस दिन भी अटैक कर सकते हैं। काफिले पे तो अटैक कर नहीं सकता था वो, क्योंकि सिक्योरिटी इतनी चुस्त थी। तो कहाँ करेगा, उसको अपनी प्रेजेंस शो करनी है। तो उसने ग्रीनवे होटल को निशाना बनाया, जिसमें एक जर्नलिस्ट की भी शहादत हुई थी। उस ऑपरेशन को 27 अगस्त की पूरी रात हमने, वो ऑपरेशन बीएसएफ ने किया, जेके पुलिस और बीएसएफ का ऑपरेशन था, उसमें शहादत भी हुई। अगले दिन 28 की रात, 28 को दिन में प्रधानमंत्री महोदय को वापस आना था। उस दिन दूसरा सुसाइड मिशन प्रिपेयर्ड था, जस्ट टू से सेंड ऑफ, बाय बाय, कि वी कैन डू दिस टुडे आल्सो। आप जिस दिन आए
तो भी हम कर सकते हैं, आप जिस दिन जा रहे हैं तो भी कर सकते हैं। उनकी इतनी हिम्मत। ये फैशन उनके टेररिस्ट का ये एक तरह से मॉडस ऑपरेंडी रहा है, कार्य करने का तरीका रहा है। और हिम्मत जो बात आप कह रहे हैं, हाँ हिम्मत तो थी। और कई बार क्या होता है कि उनका ज्यादा हिम्मती होना भी उनके लिए मुश्किल होता है। गाजी बाबा ने इस केस में हिम्मत ज्यादा कर ली थी, मेरा ही मानना था। थोड़ा इससे कम हिम्मत रखता तो शायद वो भी और कुछ दिन परेशान करता हमको। तो उसका भी एबव द बोर्ड जाना हमारे लिए बड़ा अच्छा रहा। और 28 को जो हमने पाकिस्तानी एलाइव पकड़ा, उसकी निशानदेही पे तो जो 28 की रात को रिकवरी हुई वो तो कभी देखा नहीं था हमने लाइफ में। इतनी बड़ी रिकवरी थी वेपन्स की, हथियार, गोला बारूद, बम, ग्रेनेड्स, रॉकेट लॉन्चर, रॉकेट्स और बारूद तोलने की मशीन, फेक आई कार्ड बनाने की, हैंडीकैम, सोनी कैमरा, प्रिंटर, लेमिनेटर, कैश, दिल्ली का नक्शा, इतनी चीज़ें उसके तहखाने से बरामद हुई थी जो गाजी बाबा का डिप्टी चीफ था। लेकिन ये सब जो गाजी बाबा हुआ, मैं इसकी भी शुरुआत पर आना चाहूँगा, बिल्कुल आपकी ज़िंदगी की शुरुआत पे। बीएसएफ जब आपने ज्वाइन किया, उससे पहले आप शायद यूपी पुलिस में भी थे, है ना? 2 साल आपने शायद। जी। लेकिन जब गाजी बाबा को गोली मारना और सबसे पहली दफ़ा गोली मारना एक डिफरेंस दिखाता है। सबसे पहली बार आपने गोली कैसे चलाई, कब चलाई और कैसा महसूस हुआ था उस समय? आई थिंक आप टेररिस्ट सिचुएशन में गोली चलाने की बात आप कह रहे हैं। तो मैं 1994 में सबसे पहले JNK गया। 1994 में अनंतनाग, पुलवामा, साउथ कश्मीर का जो पार्ट है, वहाँ मेरी ड्यूटी लगी, तैनाती हुई। और वो एरिया बहुत ही ख़राब था। कहावत है कि कश्मीर का टेररिज्म शुरू हुआ है साउथ कश्मीर से, और कभी ख़त्म होगा तो साउथ कश्मीर में ही ख़त्म होगा। अच्छा। ये कहावत है, क्योंकि साउथ कश्मीर में पोटेंशियल है कश्मीर को शांत रखने का और कश्मीर को बॉइलिंग पॉइंट पर रखने का, दोनों पोटेंशियल है। उन 3 सालों ने मुझे बड़ा बिल्टअप किया। मतलब मैं एक नॉर्मल बॉर्डरमैन की जो ड्यूटी में था, उससे एक बड़ी ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन वाले कश्मीर के सिनेरियो में, खास करके रूरल टेररिज्म में डालने का बड़ा मौका मिला। और मेरे साथ ऐसा इत्तेफाक हुआ कि 4 अगस्त 1994 जो पहला एंट्री डेट था, तो वो उस एंट्री डेट में 3 बड़ी इत्तेफाकिया चीज़ हुई। एक तो ये हुई कि हमारे नए कमांडिंग ऑफिसर उस दिन ज्वाइन कर रहे थे, क्योंकि कमांडेंट बटालियन मूव हुई तो कोई कमांडेंट नहीं था, बटालियन लेके मैं ही गया था। तो मुझे भी बड़ा बल मिला कि भाई अभी 7 साल नौकरी हुई है और एक सीनियर लेवल पे कोई आया है, क्योंकि 7 साल सर्विस कोई ज़्यादा सर्विस नहीं होती है। और कश्मीर सिचुएशन में आप गए हुए हैं पूरी कंप्लीट 6 कंपनी लेके। तो उनका आगमन हुआ, वो वेलकम हमने किया। दूसरा वेलकम ये हुआ कि शाम को ही रॉकेट लॉन्चर का अटैक हो गया हमारे हेडक्वार्टर पे। तो DC ऑफिस कॉम्प्लेक्स पुलवामा में हमारा मुख्यालय था। उस अटैक से कोई नुकसान हमारा नहीं हुआ, लेकिन वो अटैक हमें फिर मजबूत बनाया कि भाई जहां तुम बैठे हो वहां रॉकेट लॉन्चर का अटैक हो सकता है और कभी भी हो सकता है। तो वो हमारे लिए एक वार्निंग शॉट था कि भाई यू प्रिपेयर योरसेल्फ। उसके बाद हमने जो प्रिपरेशन की, फिर 3 साल में कभी अटैक नहीं हुआ हमारे हेडक्वार्टर पर, कभी नहीं हुआ। एक ही बार हुआ बस, फिर हमने होने नहीं दिया। कैसे नहीं होने दिया वो एक अलग कहानी है। और थर्ड इंसिडेंट हुआ कि हिजबुल मुजाहिदीन के एक लाइव टेररिस्ट को हमारी पेट्रोल पार्टी ने पकड़ लिया उस दिन विथ AK-47। वो क्या था कि नोविश था और ही वाज कलेक्टिंग मनी फ्रॉम दी एप्पल आर्चर्ड ओनर्स। तो हमारे बंगाल की बटालियन थी, इनको भी कभी टेररिस्ट देखने का अनुभव नहीं था, पहली बार इन्होंने देखा। अच्छा। तो बच्चों ने चेज करके पकड़ लिया उसको, दौड़ा के। अच्छा। और जिंदा लेके आए। और फायरिंग का जो पहला इंसिडेंट हुआ कि हमने ऑन द जॉब इंडक्शन ट्रेनिंग होता है हमारे यहाँ। जैसे आप कश्मीर के सिचुएशन में गए तो आपको पहले से तैनात बटालियन आपको 1 महीने की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देती है वहाँ के सिचुएशन में, तब वो आती है, आपको तैयार करती है कि जिस जमीन में आप आए हैं ये है। तो हमारी उस इंडक्शन ट्रेनिंग में हम एक जगह कार्डन सर्च कर रहे थे और रिटर्न में हमारे पर 2 बार एम्बुश हुआ हमारे ऊपर। अच्छा। 2 बार एम्बुश हुआ, एक पहले रत्नीपुरा गांव में हुआ, फिर पिंगलाना गांव में हुआ। एम्बुश में हमारी इंजरी कुछ नहीं हुई, लेकिन एम्बुश के बाद हमने फायर करते हुए टेररिस्ट को भागते देखा धान के खेत में। अच्छा। और चेज करके हम लोगों ने मारा। ओके। तो कहने का कि वो एक पहला तजुर्बा था कि आपके ऊपर फायर कैसे होता है और आप उसको रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं। उसके बाद तो बहुत सारे इंसिडेंट्स रहे 3 साल के पीरियड में, बहुत इनकाउंटर्स रहे और हेड टू हेड बचा के हम लाए, एक्सेप्ट 1 लाइफ। हेड टू हेड बटालियन को हम सेफ लेके आए 1997 में। तब एक बड़ा
इस अपने आप को बड़ा प्राउड फील करने वाली बात होती थी कि जितने नंबर्स आप लेके इंडक्ट हुए, आप एक एक जवान को सेफ लेके आ गए, तो आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्योंकि जिस रिस्क को आप हैंडल करते हैं उसमें रिस्क ऑफ लूजिंग द लाइफ और रिस्क ऑफ गेटिंग सीरियसली इंजर्ड, ये दो फैक्टर हमेशा इन्वॉल्व होते हैं। सर बीइंग एन आईपीएस, एक आईपीएस जो सबके दिमाग में आता है नाम, अजीत डोभाल, क्या कहना है आपका उनके बारे में, और क्या कभी कम्युनिकेशन हुआ उनसे? वो तो बहुत आइकॉन है और बहुत बड़ी हस्ती हैं जिन पे मेरी टिप्पणी शायद मैं इतना जस्टिफाई न कर पाऊँ, लेकिन वो बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा है। मैं मिला कभी नहीं हूँ, लेकिन जब मैं सर्विस से निकला तो मैंने उन्हें एक ईमेल के माध्यम से संपर्क किया था और मेरे दिमाग में था कि इतनी बड़े पर्सनालिटी हैं, इतने हाई डेकोरेशन से वो सुशोभित हैं, तो हमको शायद रिस्पांस कोई मेल देखेगा नहीं देखेगा। बट मैं चंडीगढ़ जा रहा था, ये बात है जनवरी 22 की। मेरे पास मेल है, वो अभी भी पड़ा हुआ मेल बॉक्स में। मैं चंडीगढ़ जा रहा था, मेरे कोलीग भी मेरे साथ बैठे थे। तब तक अचानक मेरे मोबाइल पे एक लैंडलाइन से कॉल आया। तो कॉलर ने बोला कि साहब श्री अजीत डोभाल साहब बात करना चाहते हैं। तो मैं बड़ा घबराया क्योंकि उनका कॉल मेरे पास आ रहा है, तो एक थोड़ी सी मेरे लिए घबराहट वाली बात थी। तो मैंने गाड़ी पहले साइड लगाई और पहले मैंने कहा कि आवाज़ डिस्टर्ब ना कराए। तो उनके प्राइवेट सेक्रेटरी ने कॉल किया था मेरे मेल के रिस्पांस में। ओके। फिर वो बोले कि नहीं, वो बात करेंगे साहब आपसे। तो सर ने ही टॉक्ड 6 to 8 मिनट्स और वो बोले कि मैं आपका मेल पढ़ा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जान करके। और पूरा उन्होंने फैमिली, कहाँ से रहते हैं, कब तक जॉब किए, अभी कहाँ रहते हैं, कहाँ आप लोकेटेड हैं, पूरी तफसील से उन्होंने जानकारी ली। और उन्होंने बोला कि मैंने लास्ट में पूछा कि सर मैं क्या आपसे संपर्क में रह सकता हूँ? तो उन्होंने बोला यस, यू कैन बी इन माई कॉन्टेक्ट व्हेनेवर यू फील लाइक दिस। फिर उसके ही अगले महीने मैं एक सरकारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने लगा, जहाँ मैं करीब 2 साल के करीब था। तो फिर उसके बाद में संपर्क कर नहीं पाया। बस एक इतना सा जुड़ाव है, तो मैंने आपको शेयर किया आपके प्रश्न। सर आपके ग्रैंडफादर जो हैं वो सुभाष चंद्र बोस से उनका लिंक था, उनके साथ? मेरे ग्रैंडफादर ने बड़ी अर्ली टाइम में घर छोड़ा और वो तब एक ऐसा देश के आज़ाद होने के 7 साल पहले की सिचुएशन है। और हमारा एरिया वैसे भी आपको पता है बड़ा एक्टिव एरिया रहा है इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में और फ्रीडम में फाइटर में। चौरी चौरा मेरी तहसील है जिसकी 1922 4 फरवरी 1922 की हिस्ट्री है। गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद करना पड़ा था। तो चौरी चौरा इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, दैट इज माय तहसील। डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर है जहां पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी लगी थी। मतलब एक अभी भी उस जेल का नाम ही है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल कारागार। और वो पूरा बेल्ट इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में बहुत ही सक्रिय रहा है। शायद इन चीज़ों का असर गांव-गांव था। तो मेरे गांव से कई लोग साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में माइग्रेट हुए और ये सोच के माइग्रेट हुए कि सुना है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक फौज बनाई है, हम उसको ज्वाइन करेंगे। क्योंकि तब अंग्रेजों का शासन था। फॉर्मली आप कोई चीज़ ज्वाइन करने के लिए तो निकल नहीं सकते थे, जैसे आज सिपाही भर्ती होना है, फॉर्म भरना है। तो ये लोग थाईलैंड के थ्रू गए और मेरे ग्रैंडफादर भी इंडियन नेशनल आर्मी में भर्ती हो गए। और उनके एक भतीजा थे, वो भी भर्ती हुए। 2 लोग और एक हमारे गांव से और थे, वो ड्राइवर में भर्ती हुए। 3 लोग मेरे गांव से इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में शामिल हुए, उसके पार्ट बने। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस कि बड़ा क्लोजली उन्होंने काम किया। उनकी सभाएं, उनका इंडियन नेशनल आर्मी को एड्रेस करना, उनके भाषण, उनका रूप, इस चीज़ को वो बड़ा डिस्क्राइब करते थे। और वो तब लौटे जब देश आज़ाद होने के 6 महीने रह गए थे। मांडले जेल बर्मा में बंद थे क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 46 में डेथ हो गई थी। डेथ के बाद जब इंडियन नेशनल आर्मी डिसबैंड हुई, उन्होंने आत्मसमर्पण किया और तमाम लोगों को अंग्रेज़ों ने अलग अलग जेलों में डाला। तो ग्रैंडफादर हमारे 1946 में छूट करके मांडले जेल, जहाँ भी ताज़ा बर्मा में जो भूकंप आया उसमें मांडले सबसे ज़्यादा अफेक्टेड था, तो उस जेल से छूटे और घर आए। तब तक मेरे फादर 6 साल के हो चुके थे, 6.5 साल के। इस पूरे पीरियड में ग्रैंडफादर ने अपने बच्चे को देखा ही नहीं।
इसलिए मेरे चाचा और मेरे फादर के भी 10 साल का उम्र में अंतर रहा, क्योंकि परिवार ही नहीं मिला। तो वो ग्रैंडफादर का ये रहा कि हम लोगों को 1996 तक उन्होंने बिल्टअप किया। जेएनके असेंबली का 1996 का जो पहला इलेक्शन हुआ था टेररिज्म के बाद, उसी साल मेरे ग्रैंडफादर की डेथ हुई, जिसके लिए मैं पुलवामा से छुट्टी लेके 4 दिन के लिए आया था। मैं नोडल ऑफिसर था, लेकिन मुझे छुट्टी मिली कि नहीं जाओ। तो ही वॉज अ वेरी वेरी बिग रोल मॉडल टू बिल्ड इन आवर लाइफ। हम अपने पिताजी से उतने प्रभावित नहीं रहे जितने ग्रैंडफादर से रहे। पर्सनैलिटी के बहुत मजबूत थे, बहुत मजबूत आदमी थे। और उस टाइम में जबकि एजुकेशन का एक्सेस इतना ज़्यादा नहीं था, उस देहात के गांव से निकल के थाईलैंड जाना, इंडियन नेशनल आर्मी ज्वाइन करना, अराकान योमा के जंगलों से क्रॉस करते हुए गारो खासी जैंतिया, फिर सरेंडर करना, मांडले बर्मा में जेल में रहना, घर लौटना जबकि उन्हें ही पता नहीं कि मदर उनकी जिंदा है कि नहीं। फादर उनके ऑलरेडी 1928 में मर चुके थे। उनकी पत्नी यानी मेरी दादी, उनके पास एक बच्चा जो कि जिसको 12 दिन का छोड़ के गए थे। तो देखा जाए तो उन लोगों की जर्नी बड़ी इंस्पिरेशनल जर्नी रही है। तो वो बड़ा इम्पैक्ट रहा। आप लेगेसी को कंटिन्यू कर रहे हैं? आई ट्राइड। अभी भी मैं अपने आप को उनके जूते में पैर डालने का वाला नहीं मानता हूँ। ही वॉज सो बिग। तो देखिए, कई कहानियां इस पूरे इंटरव्यू में आपने जानी। ग्रैंडफादर, फादर, सन, तीनों पीढ़ियां कब से देश की रक्षा में जुटी हुई हैं, ये आपने देखा। ग्राउंड जीरो में क्या कुछ देखने को मिलेगा, ये आपने जाना। किस तरह से गाजी बाबा से एनएन दुबे सर मुखातिब हुए, धराशाही किया और देश, मातृभूमि, उसकी सरहद को प्रोटेक्ट किया, ये सब आपने इस इंटरव्यू में जाना। लेकिन उसका पिक्चराइजेशन कितनी अच्छी तरीके से ग्राउंड जीरो कर पाई है, ये तो आपको थिएटर्स में जाकर देखना होगा। एंड बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका हमें कीमती समय देने के लिए, ये सारी जानकारियां देने के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से दरख्वास्त है कि ऐसी कहानियां जरूर देखने जाएं, ताकि हर घर में हर बच्चा एक बात जरूर समझ ले कि देश से बड़ा कुछ नहीं। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू।